नमस्कार साथियों। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश में जो भी बड़ी राजनीतिक परिवार हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उनके जो भी मेंबर हैं उनकी बायोग्राफी, उनकी जीवनी कवर की जा रही है। और इसी कड़ी में हम लोग नेहरू गांधी परिवार के बारे में बात करेंगे। और हम लोग मोतीलाल नेहरू से शुरू करेंगे और राहुल गांधी तक आकर हम लोग ख़त्म करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? मोतीलाल नेहरू के बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे और कुछ आप लोग पिक्चर्स देख लीजिए। उसके बाद हम लोग इनके ऊपर बात करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, ये कौन है? मोतीलाल नेहरू हैं। आप देख लीजिए, इनका परिवार है ये मोतीलाल नेहरू। आप देख रहे हैं कि ये कौन? जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। और उसके बाद आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू के बाद ये जवाहरलाल नेहरू हैं, ये इंदिरा गांधी हैं। फिर आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी में हमारे देश की प्रधानमंत्री रही हैं। अभी तक आप देखते हैं कि एकमात्र प्रधानमंत्री हुई हैं जो इंदिरा गांधी है, महिला प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। और कई लोग कहते थे कि ये बड़ी कमज़ोर थी, लेकिन आप सभी जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पाकिस्तान ने 1971 में इनसे टक्कर ली। आप देखते हैं कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। और एक तरह से आप देखिए कद्दावर नेता थी महिलाओं में। और उसके बाद आप देखेंगे ये फिरोज गांधी और आप देखेंगे ये इंदिरा गांधी। और यहाँ से लेकर आप देखिए कि यहाँ विवाद भी गांधी और नेहरू परिवार में हो जाता है और आज तक आप देखिए वो विवाद चला आ रहा है। और आपको बता दूं कि फिरोज गांधी थे जो, ये पारसी परिवार से थे। लेकिन आप कहते हैं ऐसा, देखिए कई किताबों में इसका उल्लेख भी मिलता है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। तो कहते हैं कि गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने फिरोज गांधी को गोद ले लिया था और इसीलिए आप देखते हैं कि उनका टाइटल क्या जुड़ जाता है? गांधी। और इंदिरा गांधी इसीलिए कहलाने लगती हैं। ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ से उनमें क्या जुड़ जाता है? गांधी जुड़ने लगता है नेहरू परिवार में। और ये आपकी स्क्रीन के सामने नेहरू और महात्मा गांधी साहब दिख रहे होंगे। ये आप सभी जानते हैं राजीव गांधी और सोनिया गांधी। और ये आप देखेंगे संजय गांधी, मेनका गांधी। और इनकी भी बिंदास कहानी है, इन सब की लव स्टोरी है। और आपको एक और बात बता देता हूँ, आप सभी जानते हैं कि जो राजीव गांधी, उनके परिवार कौन है? सोनिया गांधी। उनके बेटे आप देखेंगे तो राहुल गांधी, उनके बेटे कौन है? राहुल गांधी। और आप जानते हैं उनकी बेटी प्रियंका गांधी, एक कांग्रेस के सर्वे सर्वा है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो संजय गांधी के परिवार है, जिनमें आप देखिए उनकी पत्नी मेनका गांधी, उनका बेटा वरुण गांधी, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो इनके बिछड़ने की कहानी भी हम लोग बात करेंगे। और आप सभी जानते हैं ना तो अब राजीव गांधी हमारे बीच हैं और ना ही संजय गांधी हमारे बीच हैं। इंदिरा गांधी के दोनों पुत्र हमारे बीच नहीं हैं। और राजीव गांधी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, इंदिरा गांधी भी हमारे देश की प्रधानमंत्री रही है। तो इन सब के बारे में हम लोग बात जरूर करेंगे। क्या करेंगे? बात जरूर करेंगे। फिलहाल आज हम लोग किसके बारे में बात कर लीजिए? मोतीलाल नेहरू के बारे में आप लोग जान लीजिए। आगे आने वाली क्लासों में हम लोग सभी परिवार, इनके जो भी मेंबर हैं, उनके बारे में एक एक करके जानते रहेंगे। तो आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने मोतीलाल नेहरू को देख रहे होंगे। और इनके नाम की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि मोतीलाल नेहरू इनका नाम था। और जन्म तिथि थी इनकी 6 मई 1861 में इनका जन्म होता है। कहाँ? आगरा, भारत में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता की बात करें तो गंगाधर नेहरू इनके पिता का नाम, जो कोतवाल थे। और इनकी माता का नाम जीव रानी इनकी माता का नाम था। इनकी धर्मपत्नी की बात करें तो आप देखेंगे स्वरूप रानी नेहरू इनकी पत्नी का नाम था, मोतीलाल नेहरू की। और आप देखेंगे कि इन्हीं के बेटे हैं जवाहरलाल नेहरू, जो आगे चलकर आप देखते हैं कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे और एक लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल रहा। और इनकी 2 बेटियां थीं। किनकी? मोतीलाल नेहरू की, विजय लक्ष्मी पंडित और कृष्णा, इनकी 2 बेटियां थीं। इनकी पोती की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी इनकी पोती थी, यानी कि बेटे की बेटी। और परपोते की बात करें तो आप देखेंगे राजीव गांधी और संजय गांधी इनके परपोते थे।
और अगर हम लोग मोतीलाल नेहरू की शिक्षा की बात करें तो मोतीलाल नेहरू अपनी प्रारंभिक शिक्षा अरबी और फारसी में प्राप्त की। और मोतीलाल नेहरू अपनी पढ़ाई की और ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, और जिसके कारण वे बीए की परीक्षा में पास नहीं हो पाए। और बीए की परीक्षा में उन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी, जिसके कारण उन्होंने अपना एक ही पेपर देकर यह सोचा कि वे परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे और ताजमहल घूमने के लिए चले गए। और आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही आप लोग 12वीं करते हैं तो उसके बाद कोई बीएससी करने लगता है, कोई बीए करने लगता है, लेकिन उनका वह पेपर बिल्कुल ठीक हुआ था और उनके शिक्षक ने उन्हें बुलाकर बुलाकर फटकार लगाई। इसका परिणाम यह हुआ कि मोतीलाल नेहरू की पढ़ाई है यहीं पर समाप्त हो जाती है और बीए पास नहीं कर पाए। उनकी शुरुआती पढ़ाई कानपुर के बाद इलाहाबाद में पूरी होती है। इलाहाबाद में उन्होंने पढ़ाई की। उन्होंने कानपुर में ही वकालत की शुरुआत कर दी और अपने कॉलेज के समय में मोतीलाल नेहरू पश्चिमी सभ्यता से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपनी आप को पूरी तरह से उसी में ढाल लिया। और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद जैसे छोटे शहर की वेशभूषा और सभ्यता को अपनाकर एक नई क्रांति को जन्म दिया। और भारत में जब पहली बार बाईसाइकिल आई तो मोतीलाल नेहरू वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको खरीदा था। और कहते हैं कि ये पूरी तरह से आप देखिए पश्चिमी जो भी सभ्यता संस्कृति थी उसे अपनाने लगे थे, पहनावे को अपनाने लगे थे। और जब इन्होंने घर बनवाया तो उसमें सभी सुविधाएं थी आप देखिए। और इसीलिए आनंद भवन इस इलाहाबाद में आप लोग अभी भी जाते होंगे तो आनंद भवन जरूर घूमने जाते होंगे। तो मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में एक आलीशान घर बनवाया था जिसका नाम उन्होंने आनंद भवन रखा था, यानी कि आनंद की सब यहाँ आनंद ही आनंद था। तो ये भी याद रखिएगा। अगर हम लोग राजनीतिक जीवन की बात करें, इनकी या आज़ादी में योगदान की बात करें, तो मोतीलाल नेहरू उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध वकील थे और उन्होंने स्वदेशी आंदोलन से आकृष्ट होकर राजनीति में प्रवेश किया। और उन्होंने 1912 में इंडिपेंडेंट नामक एक पत्र का प्रकाशन इलाहाबाद से प्रारंभ किया। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति मोतीलाल नेहरू का झुकाव 1917 के बाद बढ़ा। वह उदारवादी थे और वे अंग्रेजों के साथ सहयोग की नीति अपनाकर संवैधानिक सुधार लाने के पक्षधर थे। अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है तो उदारवादी आप लोगों ने पढ़ा होगा, उग्रवादी चरण आप लोगों ने पढ़ा होगा। और पहले आपको बता दूं, शुरुआत में ये बड़े उदारवादी नेता थे और उदारवादियों का काम क्या रहता था कि हाथ जोड़ के प्रार्थना पत्र लिखकर अपनी बातों को मनवाना होता था। और उग्रवादी आप समझ सकते हैं, बंदूक उठाइए, डंडे उठाइए, लड़िए, ये बम फोड़िए, ये उग्रवादियों का काम रहता था। और अपनी अपनी जगह देखिए सभी सही थे। और आप देखेंगे कि आगे चलकर महात्मा गांधी के संपर्क में आते हैं। उसके बाद मोतीलाल नेहरू सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेने लगते हैं और एनी बेसेंट की गिरफ्तारी और जलियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब में मार्शल लॉ होने के बाद मोतीलाल नेहरू उदारवादी खेमे से निकलकर उग्रवादी हो जाते हैं। और इनकी समझ में आ जाता है, क्या आ जाता है कि अब आप देखिए किस तरह की तमाम घटनाएं हो रही हैं, तो हाथ जोड़कर तो आज़ादी मिलने वाली नहीं है भारत को। स्वराज पार्टी की नींव रखते हैं आगे चल के। पंजाब में सैनिक शासन और अमृतसर हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने एक समिति की स्थापना की और पंडित मोतीलाल नेहरू जांच समिति के अध्यक्ष बनते हैं और महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, फजलुल हक और अब्बास तैयबजी उसके सदस्य बनते हैं। 1919 में कांग्रेस का अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू को निर्वाचित किया जाता है और 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। और शुरुआत में मोतीलाल नेहरू असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, किंतु जब कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो मोतीलाल नेहरू ने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। और आप देखेंगे मोतीलाल ने स्थगन का विरोध किया था और 1923 में चित्तरंजन दास के सहयोग से स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है। आप देखते हैं कि देखिए जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया, उसके बाद आप देखते हैं कि गांधी जी कुछ समय के बाद उस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो ये उससे विरोध में खड़े हो जाते हैं कि आंदोलन अच्छा चल रहा था, आपने क्यों वापस लिया। और इसीलिए आप देखिए इनका विरोधाभास विचारधारा को लेकर उभरने लगती है। तो ये चित्तरंजन दास के साथ मिलकर इस स्वराज पार्टी की स्थापना कर लेते हैं मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल को लोकप्रिय बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू ने अथक परिश्रम किया और स्वराज पार्टी काउंसिल में प्रवेश कर भारत सरकार के कामों में व्यवधान डालना चाहती थी। कांग्रेस के विरोध के बावजूद स्वराज दल ने मोतीलाल और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में निर्वाचन में भाग लिया। 2 प्रांतों में उन्हें अधिक सफलता मिली और
पंडित मोतीलाल नेहरू केंद्रीय विधानमंडल में स्वराज दल के नेता निर्वाचित हुए और दल के नेता के रूप में उन्होंने ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी और दमन नीति का पुरजोर विरोध किया और भारत को स्वतंत्र बनाने की मांग की, आज़ाद करने की मांग की। नेहरू रिपोर्ट के बारे में जान लीजिए। और ये सभी आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं, अगर आप लोगों ने स्पेशल बुक से इतिहास पढ़ा होगा। आजकल के व्हाट्सअप, फेसबुक, यूनिवर्सिटी से अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इनका इतिहास कुछ और ही है। 1928 में आप देखेंगे साइमन कमीशन का बहिष्कार राष्ट्रीय पैमाने पर आयोजित किया गया और मोतीलाल नेहरू ने बहिष्कार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन की बैठक हुई और जिसमें भारत के लिए एक संविधान बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। बहुत परिश्रम और सूझबूझ के साथ भारत के लिए एक संविधान की रूपरेखा तैयार की गई। इसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। नेहरू रिपोर्ट कहा गया और नेहरू रिपोर्ट में भारत की राजनीतिक और सांप्रदायिक समस्या का उचित निराकरण किया गया था और नेहरू रिपोर्ट अंग्रेजों के लिए चुनौती थी और सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। 1929 में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति कांग्रेस का लक्ष्य बन गया और मोतीलाल नेहरू ने 1930 के सविनय अयोग्य आंदोलन में भी भाग लिया। उन्हें बंदी बना लिया जाता है, यानी कि उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि 1930 में जेल में इनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, तबीयत बिगड़ने लगती है। इसके चलते 1931 में इन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है और इसके बाद आप देखेंगे इनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं होता है और 6 फरवरी 1931 को लखनऊ में इनकी डेथ हो जाती है। और मोतीलाल नेहरू की मृत्यु पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लिखा था या कहा था कि यह चिता नहीं, राष्ट्र का हवन कुंड है और यज्ञ में डाली हुई यह महान आहुति है। इस किसके द्वारा कहा गया था? गांधी जी के द्वारा कहा गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था ये। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। कई बार क्या रहता है कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो ये वाक्य दे देते हैं, ये वक्तव्य दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये किसने कहा था। तो ये छोटी छोटी बातें रहती हैं और मुझे लगता है कि हमारे देश को आज़ाद करने में इन सब लोगों की भूमिका रही है, तो इनके बारे में आप लोगों को मालूम तो होना चाहिए। और जैसे जैसे समय मिलता रहेगा हम लोग सभी अपने जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो देश के लिए शहीद हुए हैं, उन सब के बारे में बात करते रहेंगे समय समय पर, ठीक है। तो आज हम लोगों ने मोतीलाल नेहरू के बारे में जान लिया है और आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, जानते रहिए। और आने वाली क्लास में हम लोग जब भी टाइम मिलता है तो हम लोग जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करेंगे, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है।